दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ महसर आलम और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। तो दोस्तों आज हो चुका है 14 मई 2023। तो आज बिहार की टॉप खबरें लेकर आए हैं आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज बिहार की टॉप न्यूज। जी हां दोस्तों, आज सबसे पहले बात करते हैं कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने प्रचंड जीत हासिल की है। 130 से अधिक सीटें जीतकर कांग्रेस ने बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंका है। इस ऐतिहासिक जीत पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जोश हाई है। वहीं इस जीत के बाद बिहार में भी बयानबाजी तेज है। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के बहाने महागठबंधन के तमाम नेता बीजेपी पर हमला बोल रहे हैं। इस बीच बिहार सरकार में मंत्री तेज प्रताप यादव ने बीजेपी पर खड़ा हमला है। तेज प्रताप यादव ने कहा कि बजरंगबली ने रावण की लंका जला डाली। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की प्रचंड जीत पर तेज प्रताप यादव ने बीजेपी पर खड़ा हमला है। तेज प्रताप यादव ने ट्वीट कर लिखा है कि ये तो होना ही था, बजरंगबली ने रावण की लंका जला डाली। कर्नाटक में बीजेपी आरएसएस नाम की गंदगी को साफ करने के लिए जनता को बधाई है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। इससे पहले कर्नाटक विधानसभा चुनाव परिणाम पर जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा है कि इस जीत से देश की महंगाई, धार्मिक उन्माद फैलाने वाले और बात बनाने वाले लोगों पर देश की जनता अब भरोसा नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि जिस दौर से अभी देश गुजर रहा है उस परिस्थिति में कर्नाटक की जनता ने यह निर्णय लिया है। इस फैसले ने एक संदेश देने का काम किया है कि आने वाले दिनों में जो बात बनाने वाले लोग हैं, जो धार्मिक उन्माद फैलाने वाले लोग हैं, जो देश में समस्या के समाधान के बजाय विभेद फैलाने चाहते हैं, साथ ही जो महंगाई और बेरोजगारी से इतर जाए, बजरंगबली पर भरोसा करते हैं, ऐसे लोगों पर देश अब भरोसा नहीं करेगा। जी हां दोस्तों, अब बात करते हैं कि बिहार में भीषण गर्मी के बीच अब मोचा तूफान की दस्तक से लोगों की सांसें थम गई है। बंगाल की खाड़ी में बन रहे इस तूफान की दिशा बदल रही है। यह बांग्लादेश, म्यांमार की ओर से बढ़ रहा है। भीषण चक्रवाती तूफान मोचा को लेकर कई जिलों में भी अलर्ट जारी है। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के तटीय इलाकों को विशेष रूप से अलर्ट कर दिया गया है। बता दें कि बिहार में मोचा तूफान ज्यादा असर नहीं करेगा। मौसम विभाग के मुताबिक मोचा तूफान बिहार में तबाही नहीं मचाएगा। इसके साथ ही मौसम में आंशिक बदलाव जरूर देखने को मिल सकता है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय के मौसम विभाग ने बताया कि इस तूफान का असर बिहार में ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा, पर कुछ जिलों में बारिश के आसार बन रहे हैं। साथ ही 14 मई को अलग अलग जगहों पर हल्की बारिश हो सकती है, लेकिन इससे मौसम में ज्यादा बदलाव नहीं आएगा। तापमान में बढ़ोतरी जारी रहने के आसार है। इसके साथ ही आपको बता दें कि मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि पिछले कुछ घंटों में चक्रवाती तूफान मोचा ने विकराल रूप धारण कर लिया है। यह 9 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उत्तर की ओर बह रहा है। इसने बंगाल की खाड़ी के पास दस्तक दी है। इसके सघन होने की संभावना है। साथ ही इसके 150 से 160 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम निरंतर हवा की गति 175 किलोमीटर प्रति घंटा की हवा के झोंकों के साथ दक्षिण पूर्व बांग्लादेश, उत्तरी म्यांमार के तटों को पार करने की संभावना है। जी हां दोस्तों, अब आपको बता दी कि खबर बिहार के सासाराम से है, जहां शिव सागर थाना क्षेत्र के मध्य बिहार ग्रामीण बैंक की शाखा में बीते रात भीषण आग लग गई। इस दौरान चोरी की भी वारदात को अंजाम दिया गया है। दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक के पीछे का खिड़की का ग्रिल भी उखड़ा हुआ मिला था तथा मौके से एक माचिस भी बरामद हुई है। आशंका व्यक्त की जा रही है कि असफल होने के कारण चोरों ने बैंक में आग लगा दिया। बैंक के प्रबंधक मणिकांत श्रीवास्तव ने बताया कि आज सुबह पुलिस ने उन्हें सूचना दी कि उनके शाखा में आग लग गई, जिसके बाद भागे भागे पहुंचे हैं। दमकल की गाड़ी ने किसी तरह आग पर काबू पाया है। शाखा प्रबंधक ने बताया कि बैंक में आग लगने से भारी नुकसान हुआ है। साथ ही डीबीआर भी गायब है। कैश गायब होने के संबंध में जांच की जा रही है, उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। बता दें कि शिवसागर का ग्रामीण बैंक राष्ट्रीय राजमार्ग के निकट ही स्थित है। सूचना मिलते ही शिवसागर थाना के पुलिस मौके पर पहुंचकर छानबीन शुरू कर दी है। वही नुकसान का भी आकलन किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, अब आपको बता दी कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उर्फ बाबा बागेश्वर पटना पहुंच चुके हैं। एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया गया। पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए बाबा बागेश्वर ने कहा कि बिहार के लोगों का हृदय बहुत बड़ा है। उन्होंने कहा कि मैं हिंदू मुस्लिम नहीं करते हैं, वह तो सिर्फ हिंदू हिंदू करते हैं। बाबा आज ही दोपहर बाद नौबतपुर स्थित तरेल पाली मठ में बने आयोजन स्थल पर पहुंचेंगे।
जहां धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हनुमंत कथा वाचन का कार्यक्रम तय है। दरअसल बाबा के आगमन के चर्चा के साथ ही उनका विरोध शुरू हो गया था। मंत्री तेज प्रताप यादव ने तो यहां तक कह चुके हैं कि उन्हें एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा। पटना एयरपोर्ट पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए बाबा बागेश्वर ने कहा कि बिहार हमारी आत्मा है, यहाँ आकर हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हम बिहार में लोगों को प्रेम करने आए हैं, अब बिहार में बाहर आएगी। उन्होंने कहा कि जितना बड़ा हृदय बिहार के लोगों का है उतना बड़ा हृदय किसी और का नहीं है। जिस तरह से लोगों ने हमारा स्वागत किया है उसके लिए हम सभी का आभार व्यक्त करते हैं। सभी लोगों से निवेदन है कि वो हनुमंत कथा सुनने जरूर आए। पटना एयरपोर्ट से बाबा बागेश्वर पहले होटल पनाश के लिए निकल गए, जहां कुछ देर आराम करने के बाद नौबतपुर के लिए रवाना होंगे। बाबा त्रेतपाली मठ में 17 मई तक हनुमंत कथा वाचन करेंगे। इससे पहले पटना एयरपोर्ट पहुंचते ही बाबा के स्वागत में भारी भीड़ जुट गई। साथ ही वहां जय श्री राम के नारे से पूरा माहौल गूंज उठा। एयरपोर्ट पर बड़ी संख्या में मौजूद भक्तों ने उनका स्वागत किया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, पाटलिपुत्र से बीजेपी सांसद राजकृपाल यादव और बीजेपी के कई अन्य बड़े नेता भी बाबा का स्वागत करने के लिए वहां पहुंचे थे। जी हाँ दोस्तों, अब आपको बता दी कि कर्नाटक में कांग्रेस 130 सीट जीतकर सरकार बनाने जा रही है। इसे लेकर देश के तमाम सियासी गलियारों से प्रतिक्रियाएं आ रही है। इसी क्रम में बिहार के क्षेत्रीय दल जन अधिकार पार्टी के नेता पप्पू यादव ने भी ट्वीट किया है और कर्नाटक की सत्ताधारी पार्टी भाजपा को घेरने का प्रयास किया है। भाजपा के खिलाफ आक्रामक रवैया रखने वाले पप्पू यादव ने अपने ट्वीट में कहा है कि कर्नाटक की जनता को कोटि कोटि नमन। पीएम कह दिया मत कर नाटक। बजरंगबली ने कहा तुम्हारी ये मजाल मेरे साथ करेगा राजनीति। सच्चाई की कर्नाटक स्टोरी ने नफरती झूठी केरला स्टोरी का कचूमर निकाल दिया। इससे पहले पप्पू यादव ने बीते बुधवार को कर्नाटक चुनाव में हो रहे वोटिंग को लेकर पीएम मोदी पर परोक्ष हमला किया था और उनका नाम न लेते हुए उन्हें देश के खतरनाक बताया है। कांग्रेस सांसद रंजित रंजन के पति और बिहार में अपने क्षेत्रीय दल से भाजपा को हमेशा निशाने पर लेने वाले पूर्व सुपौल सांसद पप्पू यादव ने ट्वीट करके कहा है, कर्नाटक जमकर वोट दो, अडानी के मित्र को ऐसा छोड़ दो जिसके बंद हो जाए इनका नाटक। ये महोदय है देश के लिए बहुत घातक। जी हाँ दोस्तों, अब आपको बता दी कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले में आम लोगों की सुरक्षा में तैनात रहने वाली पुलिस टीम और ग्रामीण में भिड़ंत हो गई। इस भिड़ंत की वजह से एक सड़क हादसे में घायल हुए छात्र का इलाज के दौरान हुई मौत बताई जा रही है। भड़के ग्रामीणों के तरफ से पुलिस कर्मियों पर जानलेवा हमला भी किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार नालंदा में ग्रामीणों ने पुलिस की टीम के साथ मारपीट कर दी। हालात इतने बिगड़े कि पुलिस को भी भागकर अपनी जान बचानी पड़ी। यह पूरा मामला हिलसा थाना क्षेत्र के हथकट्टा मोड़ के पास का बताया जा रहा है। गुरुवार को हिलसा नूर सराय मुख्य मार्ग के लहरा घाट के पास सड़क हादसे में एक छात्र घायल हो गई थी, जिसकी शनिवार को इलाज के दौरान मौत हो गई। जिसके बाद छात्र की मौत के बाद ग्रामीणों ने हिलसा थाना क्षेत्र के हथकट्टा मोड़ के पास सड़क को जाम कर दिया, जिसके बाद पुलिस टीम ने शनिवार सुबह करीब 8 बजे पुलिस जाम खुलवाने पहुंची थी। इसी दौरान ग्रामीण भड़क गए और पुलिस पर हमला कर दिया। वहीं इस घटना में मृत निशा कुमारी के भाई चंदन कुमार ने बताया कि 10 मई को उनकी बहन 11वीं की परीक्षा देने जा रही थी, तभी ऑटो पर सवार कुछ बदमाशों ने उसका दुपट्टा खींच लिया और वह सड़क पर गिर गई, जिससे वह गंभीर रूप से जख्मी हो गई और इलाज के दौरान आज उसकी मौत हो गई। इधर सड़क जाम और पुलिस को खदेड़ जाने की सूचना मिलने के बाद हिलसा एसडीओ और एसडीपी दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। अधिकारियों ने आक्रोशित परिजनों को मुआवजा और कार्रवाई का आश्वासन देकर शांत करवाया। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं कि बिहार के यूट्यूबर मनीष कश्यप पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी एनएसए को लेकर तमिलनाडु के राज्यपाल रविंद्र नारायण रवि ने बड़ा बयान दिया है। राज्यपाल ने कहा कि इस मामले में उनके बारे में गलत जानकारी फैलाई जा रही है। ऐसी गलत खबर फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि विभिन्न समाचार माध्यमों में यह खबर चलाई जा रही है कि बिहार के यूट्यूबर मनीष कश्यप के खिलाफ तमिलनाडु के राज्यपाल ने कार्रवाई की है। तमिलनाडु के राज्यपाल रविंद्र नारायण रवि ने मनीष कश्यप पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी एनएसए लगाने की मंजूरी दी है। इसके बाद मनीष कश्यप को कम से कम 11 महीने जेल में काटने होंगे।
उसके बाद ही जमानत की अर्जी लगाई जा सकती है। इस मामले में आज तमिलनाडु के राजभवन की ओर से प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है। तमिलनाडु के माननीय राज्यपाल ने बिहार के एक व्यक्ति के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई को मंजूरी दी है। यह स्पष्ट किया जाता है कि सूचना सत्य नहीं है। माननीय राज्यपाल ने स्वयं किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम NSA स्वीकृत नहीं किया है। तमिलनाडु के राजभवन की ओर से कहा गया है, हम नागरिकों से अनुरोध करते हैं कि वह ऐसे असत्यापित फ्रॉड या सामग्री को साझा या प्रचारित न करें। झूठी और भ्रामक सूचना प्रसारित करने वालों के खिलाफ कानून के अनुसार उचित कार्रवाई शुरू की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं कि जनसुराज यात्रा पर निकले प्रशांत किशोर ने समस्तीपुर में 10 लाख नौकरी का दावा करने वाले डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर जोरदार हमला बोला है। प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव के दावे पर हमला बोलते हुए कहा कि बिहार में तेजस्वी यादव के बाबूजी का राजतंत्र नहीं है जो एक साइन करके 10 लाख नौकरी दे देंगे। तेजस्वी यादव को किसी विषय का कोई ज्ञान नहीं है। दरअसल प्रशांत किशोर जनसुराज यात्रा के दौरान विभिन्न जिलों का दौरा कर केंद्र और राज्य सरकार की नाकामी को लोगों से बात कर रहे हैं। पद यात्रा के दौरान शुक्रवार को समस्तीपुर पहुंचे पीके ने 10 लाख नौकरी के सवाल को लेकर तेजस्वी पर जोरदार हमला बोला। पीके ने कहा कि पिछले 10 साल में बीपीएससी के काम करने का जो तरीका है उसको ध्यान से समझ जाएं तो बीपीएससी के पास एक साल 10,000 से ज़्यादा लोगों को नौकरी देने की क्षमता नहीं है। कितने लोगों को परीक्षा देनी है, कितने लोगों का आवेदन होगा, इन सब के हिसाब से 10,000 से ज़्यादा नौकरी बीपीएससी नहीं दे सकती है। उन्होंने कहा कि अगर नई शिक्षक नियमावली को सही मान लिया जाए तो भी बीपीएससी को 2 लाख शिक्षकों की नियुक्ति करने में कम से कम 5 लाख का समय लगाना तय है। नियोजित शिक्षकों के पास सिर्फ 3 अवसर ही है जो उन्हें मूर्ख बनाने की अधिक कुछ नहीं है। अगर 4-4 लाख लोग 3 बार परीक्षा देने जाएंगे तो 12 लाख लोगों की परीक्षा कौन लेगा? जब मूर्ख व्यक्ति को नेता बना देंगे तो वो यही करेगा। तेजस्वी यादव ने चुनाव में 10 लाख नौकरी देने का वादा किया और कहा कि एक साइन करेंगे और आपको नौकरी मिल जाएगी। बिहार के डिप्टी सीएम का ये दावा दिखता है कि वे कितने बड़े अज्ञानी हैं। किसी कैबिनेट के पास ये अधिकार नहीं है कि एक साइन पर किसी को नौकरी मिल जाए। प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार में उनके बाबूजी का राजतंत्र नहीं है जो एक साइन पर नौकरी मिल जाएगी। कैबिनेट ये निर्णय कर सकती है कि कितने पद निकालेंगे, किस विभाग में निकलेंगे। कैबिनेट नौकरी नहीं दे सकती है। यह दिखता है कि तेजस्वी को किसी विषय का कोई ज्ञान नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आप बात करते हैं कि बिहार के लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर है। अगर आप मशरूम के स्वाद के दीवाने हैं, काफ़ी ढूंढने के बाद भी आपको ताज़ा मशरूम नहीं मिल पा रहा है तो आपकी ये प्रॉब्लम अब दूर हो जाएगी। अब आपके घर पर एक फ़ोन कॉल पर ताज़ा मशरूम की डिलीवरी होगी, वो भी एकदम ताज़ा मशरूम की। इनको लेकर उत्पादक किसान राजकुमार यादव का कहना है कि चाहे आपकी शादी हो या कोई फंक्शन या फिर बच्चों का जन्मदिन हो, इसके लिए अगर आपको मशरूम की ज़रूरत है तो आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। आप एक कॉल करने पर मशरूम आपके घर पहुंच जाएंगे। साथ ही इसको लेकर किसानों का कहना है कि ये सेवा सिर्फ रविवार के दिन नहीं मिल पाएगा, बाकी दिनों में डिलीवरी ओपन रहेगी। साथ ही बता दें कि वे पिछले कई सालों से अपने घरों में मशरूम की खेती करते आ रहे हैं। ऐसे में आपको कई वैरायटी के फ्रेश मशरूम मिल जाएंगे। आपको बता दें कि इसको लेकर मशरूम उत्पादक किसान राजकुमार यादव बताते हैं कि अगर आप बिहार के पूर्णिया में रहने वाले हैं तो आपके सिर्फ एक फ़ोन पर अपने घर बैठे मशरूम मंगवा सकते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे पास मशरूम की कई वैरायटी मौजूद है। इसमें मिल्की ऑयस्टर, पाड़ा मशरूम, मैजिक मशरूम, बटर मशरूम, कीनोडर्मा मैजिक मशरूम शामिल है। ये सभी घरेलू स्तर पर उत्पादन करते हैं, इसलिए कम कीमत में लोगों को मशरूम खिलाते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के 27 मई को दिल्ली आने की संभावना है। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री नीति आयोग के कार्यकारी परिषद की बैठक में शामिल होने के लिए राजधानी जा सकती है। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री और जदयू नेता नीतीश कुमार के आह्वान पर विपक्षी दलों के शीर्ष नेताओं की बैठक बुलाई जा सकती है। अगर ऐसा होता है तो उस बैठक में तृणमूल नेता भी शामिल होंगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अलग अलग राज्यों में विपक्षी दलों के नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। उन
तमाम चर्चाओं में वो विपक्षी दलों के शीर्ष नेताओं के साथ बैठक का प्रस्ताव रख रहे हैं। तृणमूल के सूत्र के मुताबिक ममता बनर्जी इस मामले को लेकर नीतीश कुमार के संपर्क में है। इससे पहले नीतीश कुमार अपने उप मुख्यमंत्री और राजद नेता तेजस्वी यादव के साथ कोलकाता आए थे और ममता बनर्जी से मुलाकात की थी। उस वक्त ममता बनर्जी ने पटना में विपक्षी दलों की बैठक का सुझाव दिया था। प्रारंभ में नीतीश कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजे आने और सरकार गठन की प्रक्रिया तय होने के बाद संभावित बैठक के दिन 18 मई को आगे बढ़ रहे थे, लेकिन राजनीतिक सूत्रों के मुताबिक गैर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री 27 मई को नीति आयोग बोर्ड की बैठक में शामिल होंगे। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष परवीन तोगड़िया ने गुरुवार देर रात कहा कि हम मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ने नहीं देंगे। कानून बनाकर 2 से ज़्यादा बच्चा पैदा करने वालों को सरकारी अनाज, सरकारी स्कूल और अस्पतालों में मुफ्त सेवा, बैंकों से लोन नहीं देंगे। यदि उसके बाद भी कोई मुस्लिम 2 से ज़्यादा बच्चा पैदा करते हैं तो उसे 10 साल के लिए जेल में डालेंगे। उन्होंने कहा कि संविधान में संशोधन कर PM, CM, SP, कलेक्टर और जज जैसे पद हिंदू के लिए आरक्षित करेंगे। नर्मदापुरम में हिंदू साथी सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे परवीन तोगड़िया ने कहा कि बजरंग दल पर बैन लगाने के कांग्रेस के वादे कर्नाटक चुनाव में मतदाताओं को खुश करने की नूरा कुश्ती थी। ऐसा बैन नहीं लगेगा। हिंदुओं को ऐसे वादों से डरने की जरूरत नहीं। हम कानून बनाएंगे और हम देश में मुस्लिमों की संख्या नहीं बढ़ने देंगे। उन्होंने कहा कि हम सरकार पर हिंदुओं का नियंत्रण करेंगे। हमने राजमन भूमि आंदोलन को लेकर आंदोलन किया जो सफल रहा और अब हिंदू जागरण के लिए काम कर रहे हैं। इससे 1 लाख केंद्र देश भर में बनाएंगे और उनसे 1 करोड़ हिंदू जुड़ेंगे। हम करोड़ों हिंदुओं के लिए समृद्ध सेवा, सम्मान, सहयोग, संस्कार की व्यवस्था के लिए भारत में 24 घंटे मदद उपलब्ध कराई जाएगी। हमारे प्राइवेट कॉल सेंटर पर कॉल करके जरूरतमंद मदद ले सकेंगे। जी हाँ दोस्तों, अब बात करती कि बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री कल यानी 13 मई से 5 दिनों के बिहार दौरे पर आ रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री पटना के त्रैतपाली मठ परिसर में हनुमान कथा करेंगे। उनके आने से 1 दिन पहले तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दिया। बता दें कि तेजस्वी यादव के भाई और बिहार के सरकार के मंत्री तेज प्रताप यादव बाबा बागेश्वर के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल चुके हैं। वे बाबा बागेश्वर का विरोध करने के लिए अपनी फौज को ट्रेनिंग देते भी दिख चुके हैं। तेजस्वी यादव की पार्टी राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने बाबा बागेश्वर को जेल भेजने की मांग कर दी है। वहीं तेजस्वी यादव के खास माने जाने वाले मंत्री चंद्रशेखर ने बाबा बागेश्वर के खिलाफ जमकर बयानबाजी की है। हालांकि तेजस्वी यादव ने बजरंगबली और बीजेपी को लेकर कहा उसके मायने अलग अलग है। तेजस्वी का बयान बाबा बागेश्वर से जुड़ा नहीं। तेजस्वी यादव का आज पटना के ऊर्जा स्टेडियम में एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। पत्रकारों ने सवाल पूछा तो सिर्फ 1 लाइन बोलकर निकल गए। भगवान बजरंगबली जो है वे बहुत नाराज हैं बीजेपी पर। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं कि बिहार में साइबर क्राइम का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। प्रदेश में लगातार ऑनलाइन फ्रॉड क्राइम की खबरें सामने आ रही है। वहीं लगता है अब जाकर सरकार की नींद खुली है। नीतीश कैबिनेट में शुक्रवार को 17 एजेंडों पर मुहर लगी है। इस कैबिनेट की बैठक में साइबर क्राइम पर ध्यान देते हुए बड़ा फैसला लिया गया है। सरकार ने प्रदेश के कुल 44 साइबर क्राइम थाना खोलने का निर्णय लिया। इसके साथ ही बिहार सरकार ने कृषि रोड मैप पर भी सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। मतलब फिलहाल पैसे की व्यवस्था तो नहीं की गई है, लेकिन 2023 से 28 तक 5 सालों में कृषि रोड मैप पर करीब 1,62,268 करोड़ रुपये खर्च करने वाली है। इसी के साथ कैबिनेट बैठक में यह भी फैसला लिया गया कि मुंबई बिहार भवन बनाने का फैसला लिया गया है। इसके तहत केंद्र सरकार ने मुंबई में बिहार भवन बनाने के लिए 2751 वर्ग मीटर जमीन मुहैया करवाया है। इस जमीन को लीज पर ली जा रही है। करीब 160 करोड़ रुपये खर्च की मंजूरी मिली है। जी हाँ दोस्तों, अब बात करती है कि बिहार के समस्तीपुर से एक दिल दहलाने वाली खबर निकलकर सामने आ रही है। यहाँ नदी में स्नान करने गए 2 युवक की डूबने से मौत हो गई है। स्थानीय गोताखोर की मदद से दोनों शव को बरामद कर लिया गया है। ये घटना समस्तीपुर नरहन से होकर गुजरने वाली बूढ़ी गंडक नदी के नरहन पुराने पुल के पास की बताई जा रही है। मेरी जानकारी के अनुसार थाना क्षेत्र के नरहन
से होकर गुजरने वाली बूढ़ी गंडक नदी के नरहन पुराने पुल के पास स्नान करने के दौरान 2 युवकों की डूबने से मौत हो गई थी। स्थानीय गोताखोर की मदद से दोनों शव को बरामद कर लिया गया है। वो विभूतिपुर पूरब पंचायत वार्ड 8 निवासी लालू शर्मा के 20 वर्षीय पुत्र पंकज कुमार के रूप में की गई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल समस्तीपुर भेज दिया गया है। वहीं पानी से बाहर निकाले गए युवकों की शव को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर गए हैं। वहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। बता दें कि अनुज कुमार 2 भाई 1 बहन में छोटा था। दूसरा युवक पंकज कुमार की माता गुड़िया देवी एवं परिजनों का बुरा हाल है। पंकज भी 2 भाई 1 बहन में बड़ा बताया जा रहा है। घटना की खबर जैसे ही परिजनों को मिली, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। सभी लोग बूढ़ी गंडक नदी के तट पर रोते बिखरते पहुंचे। जी हाँ दोस्तों, अब आपको बता दें कि बिहार सरकार ने चौथा कृषि रोड मैप 1 अप्रैल से लागू कर दिया है। इसके साथ कृषि उपज में बढ़ोतरी के लिए भंडारण, प्रसंस्करण क्षमता, बीज और सिंचाई क्षमता का विस्तारीकरण समेत कई अन्य सुविधाओं को बढ़ाकर किसानों की आमदनी बढ़ाई जाएगी। किसान जलवायु परिवर्तन से मुकाबला करने में भी सक्षम होंगे। इन कार्यों पर अगले 5 वर्षों यानी वर्ष 2023 से 28 तक 1,62,268.78 करोड़ रुपए राज्य सरकार खर्च करेगी। शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में चौथे कृषि रोड मैप को मंजूरी मिल गई है। कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बताया कि राज्य में 2008 से लगातार कृषि रोड मैप बनाकर कृषि विकास का काम किया जा रहा है। तीसरे कृषि रोड मैप की अवधि पूरी हो जाने के बाद चौथे कृषि रोड मैप का क्रियान्वयन अब शुरू किया जा रहा है। चौथे कृषि रोड मैप में मिट्टी से लेकर आदमी तक की सेहत को ध्यान में रखा गया है। उन्नत खेती के लिए राज्य में 100 सीड हब बनेंगे, 20 मिलेट हब बनेंगे। जूट की खेती व गुड़ उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। मिट्टी व जल संरक्षण पर अनुसंधान और परीक्षण के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगा। ग्रामीण हाटों को विकसित करने का प्रावधान होगा। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं कि जल संसाधन सह सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री संजय झा ने कहा कि जाति आधारित गणना को लेकर हमारी सरकार प्रतिबद्ध है और इसमें निजात को लेकर सवाल खड़े करना बिल्कुल अनुचित है। वह शुक्रवार को पार्टी कार्यालय में जन सुनवाई कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए जाति व आर्थिक सर्वेक्षण आवश्यक है। मामला कोर्ट में है, इसलिए इस पर अतिरिक्त कुछ कहना सही नहीं होगा। कोर्ट में सरकार मजबूती से अपना पक्ष रखने का काम करेगी। मुख्यमंत्री की विपक्षी एकजुटता पर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि देश भर में विपक्षी एकता की मुहिम को सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है। सभी विपक्षी नेताओं ने मुख्यमंत्री जी के इस पहल की सराहना की है। जल्द ही सभी लोग साथ बैठकर आगे की रणनीति तय करेंगे। मंत्री संजय झा ने हाल ही में लॉन्च हुए बेफिक्र ऐप की जानकारी देते हुए कहा कि बिहार में बाढ़ और सुखाड़ के प्रभाव को कम करने में ये ऐप लाभकारी और कारगर सिद्ध होगा। इस ऐप के माध्यम से बाढ़ एवं सिंचाई क्षेत्र से संबंधित सूचनाओं को भी तय समय से पहले हर व्यक्ति तक पहुंच जाएगा। आधुनिक प्रदेश के सपनों की ओर बढ़ते बिहार का ये एक उत्कृष्ट उदाहरण है। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 13 किस्तें किसानों के खाते में ट्रांसफर की जा चुकी हैं। किसानों को 14वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार है। खबर की मई में ही केंद्र सरकार किसानों के खातों में 14वीं किस्त ट्रांसफर करेंगी। इस योजना के तहत किसानों के खातों में साल भर में 2000 रुपये की 3 किस्तें ट्रांसफर की जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के बेलगांव में आयोजित एक समारोह में किसानों के बैंक खातों में 28 फरवरी 2023 को 13वीं किस्त के 16,800 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए थे। 13वीं किस्त 8 करोड़ 2 लाख किसानों को मिली थी। साल भर में 3 किस्तों के रूप में केंद्र सरकार किसानों को 6,000 रुपये की आर्थिक मदद देती है। ये पैसा सीधे किसानों के बैंक अकाउंट्स में ही आता है। इस वजह से सरकार द्वारा भेजे गए पैसे में कोई हेर फेर नहीं कर सकता। इस योजना में अभी भी पंजीकरण किया जा रहा है। 13वीं किस्त के बाद पंजीकरण कराने वाले और पहले से इस योजना से जुड़े किसान हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि उनको आगे दी जाने वाली किस्त मिलेगी या नहीं। पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध लाभार्थियों की सूची को देखकर आप
ये पता लगा सकते हैं कि क्या आप लाभार्थियों की सूची में शामिल है या नहीं। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना पहुंचते ही बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री विरोधियों को सख्त जवाब दिया है। इन्होंने कहा है कि हम कभी भी हिंदू मुस्लिम नहीं करते, बल्कि केवल हिंदू हिंदू करते। उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र की मांग को दोहराया तथा बोला कि मांग करने में गलत क्या है। 13 मई से 17 मई तक बागेश्वर बाबा नौबतपुर के त्रेतपाली मठ से परिसर में हनुमंत कथा बोलेंगे। यहाँ प्रतिदिन 3 लाख से अधिक भक्तों के जुटने की संभावना है। इसके मद्देनजर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। शनिवार प्रातः 8 बजे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इंडिगो के विमान से पटना पहुंचेंगे। उनके साथ भाजपा एमएलए मनोज तिवारी उपस्थित थे। मनोज तिवारी ने बागेश्वर बाबा की कार चलाई तथा उन्हें होटल तक पहुंचाया। हवाई अड्डे पर बाबा के समर्थक तथा श्रद्धालुओं ने फूल बरसाकर जय श्री राम के नारे के साथ उनका विशाल स्वागत किया। लोगों की अपार श्रद्धा से गदगद बागेश्वर बाबा ने कहा कि बिहार हमारे दिल में है, यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। किसी ने मेरा विरोध नहीं किया, बल्कि सबसे मुझे प्यार मिला। अपने अंदाज में उन्होंने कहा कि बिहार हमार बा हो, सब ठीक बा। पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा कि आप हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, ऐसे आरोप है। इस पर बाबा ने अपने चुटकुले अंदाज में जवाब दिया कि हम हिंदू मुस्लिम कभी नहीं करते, हम तो केवल हिंदू हिंदू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं कि 72,000 से अधिक प्राथमिक और मध्य स्कूलों में विद्यालय अध्यापकों की सीधी भर्ती के लिए अधियाचना शुक्रवार को बिहार लोक सेवा आयोग को भेज दी गई है। आरक्षण की कोटिवार रिक्तियां भेजी गई है। प्राथमिक और मध्य स्कूल में विद्यालय अध्यापकों की कुल रिक्तियां 87,222 है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने बताया कि प्राथमिक और मध्य स्कूलों की अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग को भेज दी गई है। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की अधियाचना जल्द भेजी जाएगी। जानकारी हो कि शिक्षा विभाग के शीर्ष अफसरों की सक्रियता से रोस्टर क्लियरेंस की कवायद बहुत जल्दी हुई। जिलावार रिक्त पदों का प्रस्ताव 6 मई को भेजा गया था। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं कि पटना जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष ललन सिंह ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। इस पर पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी पलटवार किया है। सुशील कुमार मोदी ने ललन सिंह को नसीहत देते हुए कहा कि जब जेडीयू अस्तित्व मिटने वाला है और पार्टी के दर्जनों लोग बीजेपी में आने की कतार में हैं, तब ललन सिंह को अपना घर बचाने की चिंता करनी चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा के अलग दल बनाने की आरसीपी सिंह के बीजेपी में शामिल पर जेडीयू में जिस तरह के टूट और भगदड़ मची है, उसे देखते हुए नीतीश कुमार को लालू प्रसाद यादव से हुई डील के अनुसार पार्टी का आरजेडी में विलय कर तेजस्वी यादव को जल्द ही उप मुख्यमंत्री बना देना चाहिए। सुशील कुमार मोदी ने कहा कि उड़ीसा में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने नीतीश कुमार से कई राजनीतिक बात नहीं की। भोज में ललन सिंह को शामिल नहीं किया और दूसरे ही दिन दिल्ली जाकर प्रधानमंत्री से भेंट कर विपक्षी एकता मुहिम को पंक्चर कर दिया। उड़ीसा के विकास पर पूरा फोकस रखने वाले पटनायक ने नीतीश कुमार को बिहार पर ध्यान केंद्रित करने और पीएम बनने का सपना छोड़ देने का जो संदेश दिया वो लाउड एवं क्लियर है। बीजेपी नेता ने कहा कि जब एक तरफ बिहार सरकार जातीय जनगणना निकाय चुनाव में आरक्षण और आनंद मोहन की रिहाई जैसे मुकदमे हार रही है, दूसरी तरफ बाबू शराब माफियाओं के आगे प्रशासन घुटने टेक रहे हैं, तब मुख्यमंत्री का बिहार के बाहर लगातार राजनीतिक दौर पर होना राज्य के हित में नहीं है। पटनायक से पहले तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर नीतीश कुमार को झटका दे चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं कि बिहार सरकार ने राज्य में जमीन मकान की रजिस्ट्री के लिए नियम में फेरबदल कर दिया है। सरकार कह रही है कि इस फेरबदल में रजिस्ट्री करने या कराने वाले को बड़ा फायदा होगा। कैबिनेट की बैठक में आज इसकी मंजूरी दे दी गई है। राज्य सरकार ने बिहार रजिस्ट्री नियमावली 2008 के नियम 6 में रजिस्ट्री का दस्तावेज तैयार किए जाने को लेकर संशोधन किया है। अब रजिस्ट्री करने या कराने वाले पक्षकारों को ये स्वतंत्र होगी कि वह अपने दस्तावेजों को स्टाम्प पेपर पर
या सादे A4 आकार के रॉयल बॉन्ड पेपर पर तैयार कराएं। यानी कोई बाध्यता नहीं होगी कि वे स्टाम्प पेपर ही रजिस्ट्री के कागजात तैयार कराएं। रजिस्ट्री के साथ अटैच करने वाले दूसरे कागजात जैसे नक्शा और प्लान भी A4 आकार के बॉन्ड पेपर पर ही होंगे। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं कि बिहार सरकार ने पंचायती राज विभाग के अधिकारों में बड़ा फेरबदल करते हुए महत्वाकांक्षी नल जल योजना के संचालन की जिम्मेवारी लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग PHED को सौंप दी। अगर मुख्य सचिव डॉक्टर S सिद्धार्थ ने शुक्रवार को संवाददाता सम्मेलन में बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्री परिषद की बैठक में इसके आलोक में पंचायती राज विभाग के नियंत्रणाधीन ग्रामीण वार्ड के 6,07,355 जलापूर्ति योजनाओं को सतत संचालन एवं रखरखाव के लिए PHED को हस्तांतरित किए जाने का निर्णय लिया गया है। PHED के प्रति नल जल योजना के लिए प्रतिवर्ष 30,000 रुपये खर्च करेगा। जी हाँ दोस्तों, अब आपको बता दें कि कई जरूरी दस्तावेजों में से एक है आधार कार्ड। कई जगहों पर आधार कार्ड की जरूरत पड़ती है, तो ऐसे में आधार कार्ड होना बहुत जरूरी है। इसी तरह अब इसी आधार कार्ड को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है और सभी आधार कार्ड धारकों के लिए एक अच्छी खबर है। आधार कार्ड को लेकर आधार अथॉरिटी यानी UIDAI ने बड़ा ऐलान किया है। आधार कार्ड धारकों के लिए एक खास सुविधा शुरू की गई है। जानिए क्या है ये सुविधा। बता दें कि अगर आपके पास 10 साल पुराना आधार कार्ड है तो इसे जल्द से जल्द अपडेट करा लें, नहीं तो आपको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। सबसे अहम बात यह है कि अब आपको अपने आधार कार्ड को अपडेट करने के लिए रुपया खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप ये काम मुफ्त में कर सकते हैं। इसलिए आपको कई महत्वपूर्ण बातें जानने की ज़रूरत है। आधार कार्ड बनाने वाली संस्था UIDAI ने अब एक कमाल की स्कीम लॉन्च की है। अगर आप अपने 10 साल पुराने आधार कार्ड को 14 जून 2023 तक UIDAI के जरिए अपडेट करा ले तो आपको एक भी रुपया खर्च नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यह काम आपका फ्री में हो सकता है। पहले आधार कार्ड को अपडेट करने के लिए 25 रुपये खर्च करने पड़ते थे, लेकिन अब आपको केवल जन सुविधा केंद्र का खर्चा देना होगा। इस काम को फ्री में करने से आप सभी समस्याओं से निजात पा सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि अगर किसी कारण से ये काम नहीं करता है तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, अब आपको बता दें कि बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी पटना पहुंचे तो विरोध की सभी धाराएं अचानक गुम हो गई। उनके आने से पहले विरोध और समर्थन की राजनीतिक जमकर हुई। शनिवार को जब धीरेन्द्र शास्त्री पटना पहुंचे तो कहीं कोई विरोध नहीं दिखा। इस बीच भाजपा के सांसद मनोज तिवारी बागेश्वर बाबा के ड्राइवर बन गए। उन्होंने लाल तेज प्रताप यादव को भक्ति का नसीहत भरा पाठ भी पढ़ा दिया। बागेश्वर बाबा का कार्यक्रम तय हुआ। उस समय नीतीश सरकार के मंत्री तेज प्रताप यादव ने बाबा के घेराव का ऐलान किया। इस पर बीजेपी के गिरिराज सिंह ने विरोधियों की हिम्मत को चुनौती दे दी। उसके बाद राजद के मंत्री सुरेंद्र यादव एक कदम आगे आ गए और उन्होंने कहा कि मुझ में हिम्मत है, मैं बागेश्वर बाबा को रोकूंगा। सहकारिता मंत्री ने धीरेन्द्र शास्त्री पर कथा में भूत प्रेत के नाम पर मां बहनों को नचाने का गंभीर आरोप भी लगाया, लेकिन शनिवार को कोई सामने नहीं आया। एयरपोर्ट पर मनोज तिवारी धीरेन्द्र शास्त्री के साथ पहुंचे। जिस कार से बागेश्वर सरकार को एयरपोर्ट से होटल लाया गया, उसके ड्राइविंग सीट पर मनोज तिवारी बैठ गए और कथावाचक शास्त्री जी कार ड्राइवर बन गए। पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि ये उनके लिए बड़े सौभाग्य की बात है। पूरा बिहार बाबा का स्वागत कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं कि तमिलनाडु के पूर्व DGP वरुणा सागर को RJD ने अहम जिम्मेवारी सौंपी है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद के निर्देश पर करुण सागर को RJD का राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोनीत किया गया है। तमिलनाडु के पूर्व DGP वरुणा सागर ने भारतीय पुलिस सेवा के अवकाश प्राप्त करने के बाद पिछले दिनों RJD की सदस्यता ग्रहण की थी। डिप्टी CM तेजस्वी यादव ने उन्हें पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई थी। मई को राजद के प्रदेश कार्यालय में मिलन समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें तमिलनाडु के पूर्व DGP वरुणा सागर ने राजद की सदस्यता ग्रहण की थी। बिहार के डिप्टी CM व राजद नेता
तेजस्वी यादव सहित राजद के कई नेता ने वरुणा सागर का पार्टी में स्वागत किया था। उससे पहले तमिलनाडु के पूर्व डीजीपी वरुणा सागर ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की थी। बता दें कि वरुणा सागर कई वर्षों तक केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के दौरान विभिन्न केंद्रीय एजेंसियों में अपनी सेवा दे चुके हैं। वरुणा सागर तमिलनाडु कैडर के 1991 बैच के IPS अधिकारी हैं। वो दिल्ली में पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो BPR&D में निदेशक आधुनिकीकरण के पद पर भी रह चुके हैं। उन्होंने बिहार के धार्मिक और स्थापत्य परिदृश्य में भी एक अनोखा कार्य भी किया है। इन्होंने पटना जिले के धमोल गांव में दक्षिण भारतीय शैली में एक मंदिर का निर्माण शुरू किया था। वरुणा सागर तमिलनाडु में DGP वेलफेयर के पद पर रहे और हाल में ही हुए बिहार के मजदूरों के साथ कथित हिंसा मामले में सुर्खियों में आए थे। वरुणा सागर उस दौरान सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से इस मामले में प्रतिक्रिया देते थे और तमिलनाडु को बिहार के मजदूरों के लिए सेफ जगह बताते रहे थे। तब उन्होंने RJD के साथ अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत की थी। जी हाँ दोस्तों, अब आपको बता दें कि बिहार हमेशा से अपने अजीबोगरीब हरकतों को लेकर सुर्खियां में बना रहता है। यहाँ कभी रेलवे इंजन की चोरी कर ली जाती है तो कभी मोबाइल टावर और पटरी की चोरी कर ली जाती है। इसी कड़ी में अब बक्सर से एक खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां चोरों ने अपने प्लानिंग को अंजाम देने के लिए अनोखा तरीका अपनाया है। दरअसल बक्सर में चोरी करने का नया तरीका देख हर कोई हैरान है। यहां जिले के डुमराव अनुमंडल अंतर्गत कोरान सराय थाना क्षेत्र चुआर गाँव में साधु के वेश में आए बहुरूपीय ने जहाजों में लेकर एक परिवार को किस्मत बदलने के नाम पर जलेबी में नशीली पदार्थ मिलाकर सभी को दे दिया, जिससे पूरा परिवार बेहोश हो गया। इसके बाद उसने घर में रखे आभूषण, नकदी और अन्य कीमती सामान पर अपना हाथ साफ किया और फरार हो गया। आसपास के लोगों को जब इस घटना की भनक लगी तो सभी को बेहोश की अवस्था में इलाज के लिए डुमराव अनुमंडलीय अस्पताल पहुंचाया। वहीं इस घटना में कितने रुपये की संपत्ति गायब हुई है, इसका सही आकलन नहीं हो पा रहा है। बताया जा रहा है कि चुआर गांव निवासी सुरेंद्र पांडे के घर पर शुक्रवार की दोपहर साधु को वेश धरे एक बहुरूपिया आया था। उसने बताया कि वो पास ही चल रहे यज्ञ में शामिल होने आया है। खुद को बहुत ज्ञानी साधु बताते हुए उसने दावा किया कि वो उनकी किस्मत बदल सकता है। अपने झांसे में लेकर उसने घर वालों को जलेबी खिला दी। उस जलेबी में नशीली दवा मिली थी, जिससे कि सभी बेहोश हो गए। इस घटना में घर के मालिक सुरेंद्र पांडे, उनकी पत्नी धर्मशीला देवी, बेटी खुशबू, रीमा अंतिम के अलावे 3 और पुत्रियां, बेटा और एक नाती बेहोश हो गए। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि बहुरूपिया एक दिन पहले ही उनके घर में ठहरा हुआ था। तो चलिए दोस्तों, आज का ये था अपडेट। अगर आने वाला कल का भी अपडेट जानना चाहते हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक कर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।